कल मुझे अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन अनलॉक्ड मिला। मुझे ना सब पता चल गया है। किसको टेक्स्ट किया है? अरे चल, किसी को टेक्स्ट नहीं किया है, बस वो स्टॉक्स मार्क करें दैट यू नीड टू वॉच इन 2025। ओह वाओ, तेरे को कैसे पता? ये वीडियो देख। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 इंटरेस्टिंग बिजनेसेस। चारों स्टॉक्स को हमने डिटेल तरीके से एनालाइज किया है, उनके बिजनेस मॉडल्स, फाइनेंशियल्स, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की स्टडी की है। लेकिन ये स्टॉक्स पिक कैसे करे गए हैं? वेल, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पे है। 3 स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया यूज किया है और इसके साथ साथ एक भी डीमर्ज हुआ इंटरेस्टिंग बिजनेस भी कवर किया है। बट ये याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रेमंड लाइफस्टाइल की। इसका ऑल टाइम हाई शेयर प्राइस है 3100, जो कि 5 सितंबर को रीच हुआ था इसकी डेट ऑफ लिस्टिंग पे। करंटली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 19% नीचे है। स्टॉक एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है एट अराउंड 2280 और एक सपोर्ट एट 2000 और करंटली ये 2022 पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन बेसिक्स के अकॉर्डिंग अगर प्राइस 2250 से ऊपर जाता है तो अपवर्ड मूव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। चलिए अब स्टॉक के बिजनेस को समझते हैं। रेमंड लाइफस्टाइल इंडिया का एक लीडिंग मेंस फैशन रिटेल ब्रांड ग्रुप है, जिनके कुछ ब्रांड्स हैं रेमंड, कलर प्लस, पार्क एवेन्यू, पार्क्स, एथनिक्स। ये कंपनी पहले रेमंड ग्रुप का पार्ट थी, लेकिन जून 24 इनके डीमर्जर के बाद ये एक सेपरेट एंटिटी बन गई है। इनके लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हिसाब से कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए गए हैं, जैसे सेरेमोनियल फैब्रिक्स, बेलो इटालियानो कलेक्शन, और साथ ही ये एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी पे भी वर्क कर रहे हैं, स्लीप वेयर। करंटली इनके 1500 प्लस आउटलेट्स हैं और इनके रिटेल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये नेक्स्ट 3 इयर्स में 650 प्लस स्टोर्स और ऐड करेंगे। रेवेन्यू मिक्स की डिटेल्स चाहिए? वीडियो को पॉज करिए और टेबल को देखिए। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे चलते हैं। Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में इस कंपनी ने 1735 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया और साथ ही 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के टोटल इनकम के कंपैरिजन में 6% कम है। एबिटा भी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 242 करोड़ है, जबकि Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में 306 करोड़ था, यानी कि 21% नीचे। ऐसा क्यों हुआ? इसके रीजंस हैं लोअर डिमांड, वीकर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कटारिया के हिसाब से ये डिक्लाइन कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट और ओवरऑल कम डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग की वजह से है। इससे रिटेल आउटलेट्स और जनरली ओवरऑल मार्केट्स में एक लोअर फुटफॉल रही। इस वजह से रेवेन्यू और कॉन्सिक्वेंटली मार्जिन्स भी लोअर रहे, लेकिन फ्यूचर में इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इनके रिटेल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की वजह से, जैसे इनके न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और साथ ही 650 प्लस स्टोर्स एक शॉर्ट स्पैन में खुलने से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। देखा जाए तो ये इनका फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है। जून में हुए डीमर्जर और सितंबर में फिर स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के बाद रेमंड लिमिटेड ने अपने अपैरल डिवीजन को डीमर्ज करने का फैसला 4 जुलाई 2024 को अनाउंस किया। अपने 3 बिजनेस वर्टिकल्स पे एफिशिएंटली फोकस करने के लिए अपैरल, रियल एस्टेट एंड इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बुलिश हैं और ये एक पॉजिटिव ग्रोथ प्रिडिक्ट करते हैं। इनके हिसाब से 2028 तक इनका एबिटा डबल हो सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कटारिया के हिसाब से कंपनी वेल पोजीशनड है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कैप्चर करने के लिए। फाइनेंशियल्स के लिए ऑप्टिमिज्म हो सकता है, लेकिन कंपनी रिलेटेड नेगेटिव न्यूज इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड साइन की तरह प्रेजेंट होती है। रिसेंटली गौतम सिंघानिया के रेमंड लाइफस्टाइल के चेयरमैनशिप के लिए काफी क्रिटिसिज्म सामने आया। एडवाइजरी फर्म्स ने रेमंड के शेयर होल्डर्स को स्ट्रांगली अर्ज किया टू वोट अगेंस्ट द चेयरमैनशिप ऑफ गौतम सिंघानिया, क्योंकि इनके हिसाब से ये गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और रेप्यूटेशनल रिस्क ला सकते हैं कंपनी पे। एडवाइजरीज के हिसाब से सिंघानिया के फुल टाइम साइमल्टेनियस रोल्स रेमंड और रेमंड लाइफस्टाइल में एक्सेप्टेबल नहीं थे। एडिशनली उनके वेरिएबल पे और कमीशन पे कोई एब्सोल्यूट कैप ना होना
और अनक्लियर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मेजर रीजंस थे इनके क्रिटिसिज्म के पीछे। और इनकी वाइफ के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस कंपनी के लिए एक नेगेटिव रेपुटेशन रिस्क ला सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज कंपनी में काफी इयर्स से प्रेवलेंट हैं। पहले फादर सन फ्यूड हाईलाइट हो चुका है और अब ये इनर कॉन्फ्लिक्ट इनके लिए एक बड़ी वीकनेस है। साथ ही कंपनी काफी टफ डोमेस्टिक कंपटीशन फेस करती है। इंडियन अपैरल बिजनेस में काफी फ्रैगमेंटेड है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसको डिटेल में देखते हैं पीयर एनालिसिस के थ्रू। तो रेमंड के कुछ पीयर्स हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केपीआर मिल लिमिटेड, ट्राइडेंट लिमिटेड, वेलस्पन लिविंग लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड। तो इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं। मार्केट कैप में ग्रासिम इंडस्ट्रीज तो काफी आगे है with a market cap of 1,64,430 crores और रेमंड लाइफस्टाइल का मार्केट कैप है 12,161 crores जो कि इनके कई कंपेटिटर्स से कम है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस काफी डाइवर्सिफाइड हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स के अलावा सीमेंट, केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज भी है और साथ ही इनका मार्केट प्रेजेंस भी काफी ब्रॉड है। ये रिफ्लेक्ट होता है इनके हाई मार्केट कैप से। रेमंड लाइफस्टाइल पोस्ट डीमर्जर सोलली अपैरल बेस्ड है, इसलिए इनका मार्केट कैप कंपेटिटर्स यानी कि जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं उनसे कम हो सकता है। अगर टोटल इनकम को कंपेयर करें तो रेमंड लाइफस्टाइल का रेवेन्यू 6,535 करोड़ पे रहा और ट्राइडेंट लिमिटेड और केपीआर मिल लिमिटेड का 6,809 करोड़ और 6,060 करोड़ रिस्पेक्टिवली रहा। अरविंद लिमिटेड का 7,738 करोड़ पे रहा और वेलस्पन लिविंग का 9,679 करोड़ पे। केपीआर मिल के 6,060 करोड़ का इनकम इनके प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम से ऑलमोस्ट 2% डिक्लाइन हुआ है, जो कि हाई कॉटन प्राइसेस, कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी, एनर्जी कॉस्ट का बढ़ना और एक ओवरऑल लोअर डिमांड की वजह से था। और ट्राइडेंट लिमिटेड की प्रोडक्ट रेंज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि यार्न, होम टेक्सटाइल्स, बाथ लिनन एट्सेट्रा। ये इनके रेवेन्यू को इन टर्न डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो रेमंड लिमिटेड सेकंड है एट 2,645 करोड़, जो कि ट्राइडेंट, केपीआर मिल्स, वेलस्पन और अरविंद तीनों से मिनिमम 3 या फिर 4 फोल्ड है। ये दिखाता है रेमंड काफ़ी एफिशिएंटली अपने कॉस्ट और सेल्स को मैनेज कर पा रहा है, जिससे इनको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। रेमंड का प्रोडक्ट फोकस प्रीमियमाइजेशन और कैजुअलाइजेशन पे बढ़ रहा है, जो इनके हाई नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और पीई रेशियो को अगर कंपेयर किया जाए तो रेमंड लाइफस्टाइल का पीई रेशियो एक पॉजिटिव साइन देता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स से लो है। तो ये था रेमंड लाइफस्टाइल। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक नंबर 2 पे, जो कि है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इंडिया मार्ट इंटरमेश का ऑल टाइम हाई प्राइस है 4,890.45 और ये 5 Feb 2021 को रीच हुआ था। करंटली ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से लगभग 54% नीचे है। रीसेंट ट्रेडिंग डेटा के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है एट अराउंड 3,150 और एक स्मॉल सपोर्ट भी विजिबल है एट अराउंड 2,241। करंटली ट्रेड हो रही है 2250 पे। चलो अब इंडिया मार्ट को इन डेप्थ समझते हैं। 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया मार्ट इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस है, जो बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करती है। ये ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस का 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है और ये अपने यूजर्स के लिए एक कन्वीनियंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने पे फोकस करती है। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बिजनेसेस को एम्पावर करते हैं। इनके वेबसाइट एंड कस्टमर सर्विसेज के कुछ की हाईलाइट्स हैं। बायर्स के लिए सर्विसेज हैं diverse set of products and suppliers, multilingual search, AI-driven matchmaking, product specifications, ratings and reviews, price discovery, conversational commerce. Sellers के लिए ये services हैं web store front, RFQ by lead, cloud telephony PNS, CRM lead manager, accounting solutions, business enablement, SaaS. India Mart एक चीज पे बिल्कुल क्लियर है, expansion. स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक एक्सपेंशन। इससे ये दूसरी कंपनीज को अक्वायर करके ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए ये मैचिंग सिनर्जीज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। 2021 से इंडिया मार्ट एक्टिवली अक्वायर कर रही है। इनके कुछ की एक्विजिशंस हैं व्यापार, जो कि एक अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर ऐप है, रियल बुक्स, जो एक
क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐप है। बिजी एमएसएमईज के लिए एक बिजनेस अकाउंटिंग और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। साथ ही पाइजोम, शिपवे, एयरचेन, इजी ई कॉम, सुपर प्रोक्योर जैसे अच्छे एक्विजिशंस भी हैं। इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया मार्ट के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहे 348 करोड़, जो क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के 295 करोड़ से ऑलमोस्ट 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है। और ईयरली फिगर्स को कंपेयर करें तो 2019 के 507 करोड़ और 2024 के 1197 करोड़ तक इंडिया मार्ट ने 19% CAGR अचीव किया है। अब बाकी फाइनेंशियल मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। तो इंडिया मार्ट के टोटल इनकम क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 413 करोड़ रही और क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 331 करोड़ थी और इनको 25% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ अचीव हुई है। साथ ही एबिटा क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 120 करोड़ था और क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 135 करोड़ हो चुका है और इसको ईयर ऑन ईयर 68% की ग्रोथ अचीव हुई है। और वहीं नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 114 करोड़ से क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 135 करोड़ पे पहुंच गया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 95% इंक्रीज हुआ। इनके अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाता है ये प्राइमरीली 14% बेटर रियलाइजेशन की वजह से हुआ है जो पेइंग सप्लायर से आई है और बाकी ग्रोथ पेइंग सप्लायर्स के नंबर बढ़ने की वजह से मिली है। साथ ही यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज भी 14% से ग्रो हुए हैं 28 मिलियन तक। टोटल पेइंग सप्लायर्स भी 2390 से बढ़े हैं और अब 218,000 तक पहुंच गए हैं। CEO दिनेश अग्रवाल के बुलिश व्यू के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेन्ड रहेगी, ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन हर मैनेजमेंट अपने बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक ही रखते हैं, इसलिए थरा एनालिसिस करना जरूरी है। कुछ वीकनेसेस भी देख लेते हैं। एक मेजर कंसिडरेशन है इनका रेवेन्यू मॉडल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। इस रेवेन्यू मॉडल के वजह से इनका रेवेन्यू नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है हाई कैंसिलेशंस और इंक्रीजिंग कंपटीशन से। और इंडिया मार्ट की प्रेजेंस इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि इनके की ग्लोबल कंपेटिटर अलीबाबा इंटरनेशनल मार्केट में बेटर प्रेजेंस रखते हैं। इनके डायरेक्ट कंपेटिटर्स ट्रेड इंडिया और अलीबाबा हुए, लेकिन ये दोनों इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है। दैट्स ऑल फॉर इंडिया मार्ट। अब नेक्स्ट स्टॉक नंबर 3 पे फोकस करते हैं, सारेगामा इंडिया। सारेगामा इंडिया का ऑल टाइम हाई प्राइस 688 रिकॉर्ड हुआ था 1 अक्टूबर 24 को और अभी ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से लगभग 27% नीचे है। ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है एट अराउंड 572, लेकिन एक ब्रेक थ्रू के बाद 608 के हाई पे पहुंच के स्टॉक फिर नीचे फॉल करने लगा और रेजिस्टेंस से नीचे गिर के एक न्यू सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है एट अराउंड 445। अभी करंट प्राइस चल रहा है 497। चलिए अब सारेगामा के बिजनेस को समझते हैं। सारेगामा इंडिया लिमिटेड, जो पहले ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अगस्त 1946 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 1985 में आरपीजी ग्रुप ने इसे EMI UK से अक्वायर कर लिया। बाद में 16 दिसंबर 2000 को इसका नाम ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बदलकर सारेगामा इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। कुछ की माइलस्टोन्स आप इस कंपनी के देख सकते हैं। इनके डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है म्यूजिक फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, लाइव इवेंट्स जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स में डिलीवर होते हैं। इनके रेवेन्यू स्ट्रीम के हिसाब से सारेगामा का रेवेन्यू मिक्स इन 4 सेगमेंट से आता है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं। सारेगामा का मेन रेवेन्यू सोर्स म्यूजिक लाइसेंसिंग है, जो क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 61.2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल्स एंड ब्रांड्स से लाइसेंसिंग फीस लेती है। कंपनी नए IPs बनाने के लिए आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रही है और उन्हें कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स के जरिए प्रमोट करती है। सारेगामा का डाइवर्सिफाइड मॉडल और कंसिस्टेंट ग्रोथ इन म्यूजिक लाइसेंसिंग इसे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है मार्केट में। तो अब इनके फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 241.8 करोड़ पे रहे, जो क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के 172.4 करोड़ से 40% ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे है।
जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विक्रम मेहरा के अकॉर्डिंग वीडियो सेगमेंट के सक्सेसफुल क्वार्टर परफॉर्मेंस की वजह से है। वीडियो सेगमेंट Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के 15 करोड़ के रेवेन्यू से 72 करोड़ तक पहुंचा इस क्वार्टर में, लेकिन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 पैट 44.9 करोड़ पे है एज कंपेयर टू 48 करोड़ इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, जो 6% लोअर है। तो ऐसा क्यों? ये इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से है, जो इस क्वार्टर में मोर देन डबल हो गए हैं। कंटेंट चार्जिंग कॉस्ट Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में 18.5 करोड़ था और Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 35 करोड़ तक पहुंच गया, 89% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के हिसाब से। प्लस जो ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है उसका प्राइमरी क्रेडिट वीडियो कंटेंट को जाता है, जो जनरली लो मार्जिन कंसिडर होते हैं और इससे प्रॉफिट पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। मैनेजमेंट यानी कि MD विक्रम मेहरा के हिसाब से ये टोटल चार्ज ऑफ कंटेंट के 18 करोड़ से बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। ये न्यू कंटेंट एक्सपेंसेस हैं जो मोर देन डबल हो गए हैं। अब इनके वाइस चेयरमैन अवर्णा जैन के हिसाब से सारेगामा का फाइनेंशियल ईयर 25 एक स्ट्रॉन्ग नोट पे स्टार्ट हुआ है और उनके लेटेस्ट म्यूजिक रिलीजेस कई प्लेटफॉर्म्स में चार्ट्स पे टॉप कर रहे हैं। लाइव इवेंट्स भी सक्सेसफुल रहे। इनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव पॉजिटिवली बुलिश है। अब अगर इनके की वीकनेसेस को देखें तो म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी वॉलेटाइल और डायनामिक होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट्स और म्यूजिक टेस्ट भी काफी जल्दी बदल सकते हैं। जैसे कंपनी का की प्रोडक्ट कैरवान जो लॉन्च हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हुआ था, लेकिन करंटली एक लो फेस यानी कि 40% डिक्लाइन कर रहा है ड्यू टू चेंजिंग म्यूजिक प्रेफरेंसेस। अब सारेगामा इंडिया के मेन कंपेटिटर हैं टिप्स म्यूजिक। चलिए इनके फाइनेंशियल और वैल्यूएशन मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं। देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से सारेगामा इंडिया अपने कंपेटिटर से कम है। जहां सारेगामा का मार्केट कैप है 9,584.85 करोड़ और टिप्स म्यूजिक का है 10,370 करोड़। सेल्स में सिग्निफिकेंटली आगे है सारेगामा इंडिया विद 803 करोड़ सेल्स। टिप्स म्यूजिक का सेल्स रहा है 242 करोड़। सारेगामा का रेवेन्यू स्ट्रीम काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें म्यूजिक लाइसेंसिंग, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, वीडियोस जैसे कई सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, जबकि टिप्स म्यूजिक का ऑलमोस्ट 79% रेवेन्यू डिजिटल यानी कि यूट्यूब म्यूजिक और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सेगमेंट से आता है और बाकी 21% नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मास्टर रिकॉर्डिंग राइट्स और पब्लिशिंग रेवेन्यू। इनका रेवेन्यू मिक्स थोड़ा लिमिटेड है एज कंपेयर टू सारेगामा इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 24 जनरेटेड नेट प्रॉफिट में सारेगामा आगे है। ये इनके हायर रेवेन्यू, डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस की वजह से है। 51 के PE रेशियो को कंपेयर करें तो सारेगामा टिप्स के 68.2 से लोअर भी है। सारेगामा इंडिया का PEG रेशियो है 1.71 और टिप्स म्यूजिक का है 0.52, यानी कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव को अगर अकाउंट करें तो सारेगामा स्लाइटली ओवर वैल्यूड कंसिडर हो सकता है एज कंपेयर टू टिप्स म्यूजिक। ROCE को देखो, टिप्स म्यूजिक का ROCE है 104%, जो काफी हाई है सारेगामा के 19.6% से। ये टिप्स के फोकस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि प्राइम फोकस ऑन म्यूजिक को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वो अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाते हैं हायर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो ये था सारेगामा इंडिया का एनालिसिस। अब नंबर 4 स्टॉक पे आते हैं, जो कि है BSE का ऑल टाइम हाई 5,837 दिसंबर 21, 2024 को पहुंचा, जो इसे 139% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देता है। करंटली इनका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली 4.9% नीचे है। एक स्मॉल लाइन ऑफ रेजिस्टेंस देखी जा सकती है अराउंड 4,906, जिसका ब्रेक थ्रू करके स्टॉक अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्राइस एक्शन बेसिक्स के अकॉर्डिंग अब स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब थोड़ा स्टॉक बैकग्राउंड ले लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE लिमिटेड एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे लोकेटेड है। ये कंपनी इक्विटी, करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग के लिए मार्केट फैसिलिटेट करती है। BSE जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। ये इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956 से परमानेंट रिकॉग्निशन मिला। BSE का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है 4 ब्रॉड सेक्टर्स में: ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स और अदर सर्विसेज। BSE की डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क 78,382 तक पहुंच गई है।
इनके 206.15 मिलियन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, 43 रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स और 11,655 अवेलेबल स्कीम्स। साथ ही ये 721 सिटीज और टाउन्स को कवर कर रहे हैं। करंटली इनका फोकस सारे सेक्टर्स के मार्केट शेयर को इंक्रीज करने पे है। बढ़ते डिस्पोजेबल से आने वाली फाइनेंशियल सेविंग्स की ग्रोथ का ये फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। इसी के चलते ये यूनिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपल टर्म्स में इन सेगमेंट्स को समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस, जब लोग शेयर सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं उस पर लगने वाली फीस। ट्रेजरी इनकम ऑन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंड्स, जो पैसे सेटलमेंट के लिए रखे होते हैं उन पर कमाई हुई इंटरेस्ट या प्रॉफिट। सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, कंपनीज को उनकी लिस्टिंग, कंप्लायंस और रिपोर्टिंग सर्विसेज देने के बदले का पैसा। अदर ऑपरेटिंग इनकम, बाकी छोटी सर्विसेज से आने वाली इनकम जैसे डेटा सेलिंग और मेंबरशिप फीस। रेवेन्यू मिक्स के हिसाब से इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है और सेकेंड हाईएस्ट सोर्स सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स है। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहे 746.3 करोड़, जो कि क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में थे 314.5 करोड़, यानी कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल से ज्यादा हो गया है। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल इनकम रहा 819 करोड़ और यही क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में था 367 करोड़। ये भी डबल से ज्यादा ग्रोथ पे है। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में नेट प्रॉफिट रहा 345.8 करोड़ और क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में ये था 118.5 करोड़, जो कि 191% का इंक्रीज है। और साथ ही इस ग्राफ से ये क्लियर है कि बीएसई ने इस ईयर हाईएस्ट हाफ ईयरली नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है एट 611.8 करोड़। रीजंस, बीएसई सिस्टमैटिकली अपनी रीच बढ़ा रहा है ताकि अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स तक अपने प्रोडक्ट्स की एक्सेस इंप्रूव कर सके। इससे वॉल्यूम्स में काफी ग्रोथ हुई है जो रेवेन्यू बढ़ा रहा है। बीएसई डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स का रीलॉन्च रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ट्रेंड चेंजिंग मेजर्स साबित हुए हैं। मेंबर पार्टिसिपेशन बढ़ने से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जैसे कि स्टॉक डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट्स के अवेयरनेस में ग्रोथ के कारण मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। इससे प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिलता है। और हाँ, सेबी के नए रेगुलेशंस के मुताबिक अब हर स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी, बीएसई को सिर्फ एक इंडेक्स पे वीकली एक्सपायरी रखने की परमिशन है। पहले मल्टीपल इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी, बैंकेक्स पर वीकली एक्सपायरी होती थी, जो ट्रेडर्स के लिए कंफ्यूजन और लिक्विडिटी इश्यूज क्रिएट कर रही थी। एक्सपायरी एक स्पेसिफिक डेट होती है जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं और उन्हें सेटल करना पड़ता है। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक प्री डिसाइडेड एक्सपायरी डेट होती है। मान लीजिए आपने बीएसई सेंसेक्स का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो 28 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको 28 दिसंबर तक अपनी पोजीशन क्लोज करनी होगी या उसे सेटल करना पड़ेगा। अगर आप सेटल नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन के सेंसेक्स के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। एनएससी के पॉपुलर इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ज्यादा ट्रेडर्स फोकस करते हैं। इस वजह से बीएसई के इंडेक्सेस जैसे कि सेंसेक्स पे लिक्विडिटी कम थी और बीएसई और भी पीछे रह जाता था। इसे एनएससी और बीएसई का बीच का कंपटीशन इक्वल पर आएगा क्योंकि दोनों को अब एक ही एक्सपायरी मैनेज करनी होगी। पहले एनएससी के मल्टीपल वीकली एक्सपायरीज के कारण ज्यादा वॉल्यूम्स अट्रैक्ट होते थे, लेकिन अब बीएसई को भी सिमिलर एडवांटेज मिलेगा। ये बीएसई के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि नए पार्टिसिपेंट्स और ट्रेडर्स बीएसई के डेरिवेटिव्स मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये उसके वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बीएसई वर्सेस एनएससी 1992 में लॉन्च हुआ एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। इसका निफ्टी 50 इंडेक्स ग्लोबली पॉपुलर है। एनएससी का फोकस डेरिवेटिव सेगमेंट पे है जो इसका रेवेन्यू का मेन ड्राइवर है। एनएससी ज्यादा लिक्विड कंसिडर किया जाता है बीएससी से क्योंकि इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हायर हैं। एनएससी का हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करता है। बीएससी का ट्रांजैक्शन इनकम अभी लो है, लेकिन डेरिवेटिव्स रीलॉन्च और नए पार्टिसिपेंट्स के कारण ग्रोथ देखी जा रही है और एनएससी के हायर वॉल्यूम्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से मार्जिन ज्यादा है।
बीएसई अपने कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स और प्रोडक्ट एक्सपेंशन से मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, लेकिन सेबी के नए रेगुलेशंस और बीएसई के एफर्ट्स जैसे कि डेरिवेटिव्स रीलॉन्च से उसका मार्केट शेयर और ग्रोथ मोमेंटम इंप्रूव हो सकता है। बीएसई के लिए एनएससी को चैलेंज करना अब रियलिस्टिक लगता है। ये था स्टॉक नंबर 4। अब आते हैं बॉटम लाइन पे। ये थे हमारे पिक किए गए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। रेमंड लाइफस्टाइल के स्ट्रॉन्ग रीब्रांडिंग और रेवेन्यू ग्रोथ एफर्ट्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश का एमएसएमई सेगमेंट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा उठाना, सारेगामा इंडिया का म्यूजिक लाइसेंसिंग और आर्टिस्ट मैनेजमेंट में कंसिस्टेंट ग्रोथ और बीएसई का नए रेगुलेशंस के बाद अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करना। ये सभी स्टॉक्स अपने अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना प्रॉपर रिसर्च और फाइनेंशियल गोल्स का एनालिसिस जरूर करें। स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल हाई रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रिस्क भी हमेशा होते हैं। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना और लॉन्ग टर्म व्यू रखना सबसे जरूरी है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।